हाय, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और इस चैनल पर हम यूपीएससी का जो जीएस 1 का पेपर अभी हुआ है उसको डिस्कस करने वाले हैं, मेंस का पेपर। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था 2024 में प्रीलिम्स रिलेटेड, उसका लिंक ऊपर फ्लैश कर रहा है, जिसमें मैंने और चिरंजीव ने डिटेल्ड में डिस्कस किया था। उसे आप जाकर देख सकते हो। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जो पूछा गया है, ये आप पॉज करके देख सकते हो, और या फिर पीडीएफ आपको इसका ऑलरेडी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना और देख लेना। जो ट्रेंड है इस पे हम ज्यादा टाइम अभी वेस्ट नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम क्रिटिकल क्वेश्चंस की ओर जाएंगे, जहां पर क्वेश्चंस किस तरह का पूछा है उसको एनालिसिस करेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे क्यों पूछा है, और फिर उसको डिटेल्ड वे में आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है वो चीज़ भी बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हो सकता है 30 मिनट के आसपास का वीडियो हो ये। जनरली ये लास्ट तक आप जब देखिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें इससे पता चलेगी। तो थैंक यू, आप जुड़ने के लिए, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेमोग्राफिक विंटर। और डेमोग्राफिक विंटर जो है न्यूज़ में बना हुआ था पिछले 1 साल नहीं, 2-3 साल आप कह सकते हो। कोविड के दौरान ही इटली में आपको देखने को मिला था कि पॉपुलेशन डिक्रीज किया था। रशिया में बार बार रिप्रोडक्शन पे जोर दिया जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज का पॉपुलेशन, जो यूथ पॉपुलेशन है, वो कम हो रहा है। तो चिरंजीव इस पे हमें बताएंगे कि कैसे इसको अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। So the question was, okay, what do you mean by demographic winter, and is the world moving towards such a phenomena? So demographic winter as such, अगर देखा जाए तो you can start with its definition only. Basically, अगर आपने terminology decipher कर लिया यहाँ पे, then it's a cakewalk for you, because यहाँ पे content की कमी नहीं होगी. It's just कि whether you are able to break down the meaning of demographic winter in the exam hall. So you can start off with the simple introduction कि it refers to a decline in fertility rate और birth rate, जो कि हम लोग को दिखाई दे रहा है ईस्ट एशियन कंट्रीज में, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में, टू बी प्रिसाइज। और आप उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बता सकते हो, या फिर प्रॉपर्टीज नहीं, फीचर्स बता सकते हो कि क्या होता है इसमें। क्या आपको हायर पॉपुलेशन ऑफ, हायर परसेंटेज ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन दिखाई देगा। There will be an overall decline in working age population, that is the people aged between 15 and 60 years of age. तो ये सब कुछ कुछ फीचर्स है डेमोग्राफिक विंटर का, एंड इसीलिए इसको एक इशू बनाकर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज देख लें। Coming to the second part of the question, which is the world moving towards demographic winter? तो इसमें डिवाइडेड ओपिनियंस है। पहले हम लोग देखेंगे कि which are those countries that have already reached this stage of demographic winter, and those are basically the developed countries of Western Europe, like USA, Italy, Germany हो गया, and then North American countries obviously. Italy in particular, उसका आपने डेटा करीब करीब कोविड के टाइम से देखा होगा, बिकॉज ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक इटली वॉज वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, बिकॉज ऑफ इट्स मीडियन एज बीइंग 46 ईयर्स। मतलब वहाँ पे एल्डरली का पॉपुलेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो भी डेटा याद था वो आप साइट कर सकते हैं, किसी भी कंट्री का, आप यूएसए का साइट कीजिए, इटली का साइट कीजिए, बट यहाँ पे डेटा अगर आप साइट करेंगे तो आपको एक एज मिलेगा ओवर अदर कैंडिडेट्स। सिमिलरली आप ईस्ट एशियन कंट्रीज के बारे में भी आप दे सकते हैं इलस्ट्रेशन, कैसे साउथ कोरिया का जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, इट इज लेस देन 1, रिप्लेसमेंट रेट को 2.1 माना जाता है, तो 1 इज वेरी लेस। सो इन क्षेत्रों में हम लोगों को डेमोग्राफिक विंटर का जो स्टेज है वो दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है यहाँ पे कि नहीं, सब कंट्रीज नहीं है जो डेमोग्राफिक विंटर की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आप अफ्रीका में देख लीजिए, नाइजीरिया हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे तो TFR करीब 5 से लेके 6 तक है, 5 to 6.1 ऐसा कुछ है, काफी हाई, विच मीन्स कि यहाँ पे हाँ रिवर्स पैटर्न है यहाँ पे। रिवर्स पैटर्न। एंड देयर आर सर्टेन कंट्रीज जहाँ पे प्रीवियसली पॉपुलेशन हाई था बट अभी टोटल फर्टिलिटी रेट लो है, एंड दोस कंट्रीज आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स डेमोग्राफिक विंटर। जैसे कि इंडिया इज अ प्राइम एग्जांपल। एज पर लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो 2.0 था, विच इज लेस देन रिप्लेसमेंट रेट, एंड वेरी सून इंडिया विल आल्सो रीच द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक विंटर। तो दीज आर सम ऑफ द स्पैटियल पैटर्न जो आप हाईलाइट कर सकते हैं थ्रू मैप एंड ग्राफ। अच्छा चिरंजीव, यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि जैसे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का भी इंक्लूड करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं अगर हाँ, चाहे कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल तो। ओके, बिल्कुल कर सकते हैं। टुवर्ड्स द कंक्लूजन हम लोग ये बता सकते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट आर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डेमोग्राफिक विंटर।
कि क्यों ये एक इशू या फिर एक मुद्दा बन चुका है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे एंड कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक विंटर ये पॉइंट्स हो रहे हैं। जैसे कि पहला, हाई मीडियन एज, या मतलब क्या है कि हायर परसेंटेज ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन, जिसके चलते सरकार के ऊपर देयर विल बी इंक्रीज बर्डन विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ एक्सपेंडिचर, जेरिएट्रिक केयर, जो कि आपको जापान और यूएस जैसे देशों में दिखाई देते हैं। देयर विल ऑल्सो बी शॉर्टेज एंड स्कार्सिटी ऑफ लेबर, जिसके चलते आपको फेवरेबल इमिग्रेशन पॉलिसीज बनते हुए दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल जापान एंड यूनाइटेड किंगडम आर प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। आप यूनाइटेड स्टेट्स के H-1B वीजा पॉलिसी को भी देख सकते हैं, विच इज नथिंग बट स्किल बेस्ड वीजा जो वर्कर्स को मिलते हैं टेम्पोरेरीली। और इसी का एक एक्सटेंशन है कि डेमोग्राफिक विंटर के चलते इकोनॉमिक स्टैग्नेशन भी हो सकता है बिकॉज देयर इज स्कार्सिटी ऑफ लेबर। और इसीलिए शायद चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को भी टेक बैक किया, रिप्लेस किया। बिल्कुल। तो इसी लाइंस पे आप एंड कर सकते हैं, एंड बिकॉज इट इज अ 10 मार्कर सो दिस मच कंटेंट शुड बी एनफ। राइट। और डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन अभी चिरंजीव ने बताई कैसे इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स इट, वो भी हम दिखा सकते हैं, कोट कर सकते हैं। रिवर्स पैटर्न भी जो चिरंजीव ने ऑलरेडी बता दिया, अफ्रीकन कंट्रीज एंड साउथ ईस्ट, जो ईस्ट एक्चुअली यहाँ पे ईस्ट एशियन कंट्रीज है, राइट, जापान एंड साउथ कोरिया। तो ये क्वेश्चन का डेटा आपके पास होगा क्योंकि सभी लोग पढ़ के जाते हैं फर्टिलिटी डेटा, लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजीज है उसके साथ खिलवाड़ किया यूपीएससी ने जानबूझकर। डेमोग्राफिक डिविडेंड पूछता था इससे पहले, लेकिन विंटर नहीं पूछता था, तो एक फिजिकल टर्मिनोलॉजी को ह्यूमन ज्योग्राफी वाले डेमोग्राफिक वर्ड से मिक्स करके पूछा है, राइट चिरंजीव? ओके, तो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, वाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स देन स्मॉलर टाउन्स। ये काफ़ी कॉन्टेक्चुअल ऑन द बेसिस हम कह सकते हैं कि जेनरिक क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ रहेगा ही आंसर लिखने को, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट क्यों ये पूछा गया है। इस पे चिरंजीव आप कुछ बोलो। सो बेसिकली पुश पुल फैक्टर्स जो एसोसिएटेड है माइग्रेशन के साथ, वो हम लोग सब पढ़ते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ द बेसिक सिलेबस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये आंसर लगभग सब लोग करेंगे, बट व्हाट विल प्रोवाइड यू एन एज ओवर द अदर कैंडिडेट्स इज इफ यू कैन प्रोवाइड सम स्पेसिफिक्स, इफ यू कैन प्रोवाइड सम डेटा रिलेटेड विद डेवलपिंग कंट्री, एंड इंडिया इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट, जहाँ पे आपको दिखाई देता है कि maximum of our urban population is concentrated in larger cities, particularly metropolitan cities. अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो 42% of India's urban population lives only in 52 metropolitan cities. और सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में लगभग 7,900 से ज़्यादा टाउन्स हैं, बट around 42%, which is approximately 40%, lives only in 52 cities. So this is sort of a skewed settlement pattern जो आपको दिखाई दे रहा है। मतलब maximum of our population is concentrated in the large pockets of Hyderabad, Delhi NCR, Bengaluru, वो सब बड़े-बड़े cities में। रीजनल So you could डिस्पैरिटी। start, बिल्कुल, you could start off with this particular introduction. तो ये definitely आपको एक edge देगा over other candidates. अब हम लोग main body में question को address करेंगे कि what are the reasons behind this particular phenomena, कि why large cities tend to attract more migrants. पहला पॉइंट ऑब्वियसली है कि डाइवर्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जो बड़ी सिटीज है वहाँ पे सप्लाई चेन डेवलप है, दे हैव अ वेल ओइल्ड सप्लाई चेन, फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, मल्टीपल इंडस्ट्रीज है। तो आप एग्जांपल साइट कर सकते हो कैसे बेंगलुरु इज एन आईटी और सिटी का आईटी हब, चेन्नई दी ऑटोमोबाइल हब, जहाँ पे बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का क्लस्टर है आपको मिलेंगे। मुंबई के बारे में आप बात कर सकते हो, सो आप इसको मैप्स में भी दिखा सकते हो, एंड ऑब्वियसली use such keywords like economic opportunities, forward and backward linkages, so on and so forth. करेक्ट। आप सोशल फैक्टर्स के ऊपर भी प्रकाश डाल सकते हो। अब देखिए जैसे कि स्मॉलर टाउन्स या फिर रूरल एरियाज में कास्ट कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है, बट अर्बन कॉस्मोपॉलिटन सेंटर्स में, पर्टिकुलरली मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में, ये कास्ट कॉन्शियसनेस थोड़ा वीक है। देयर इज डाइल्यूशन ऑफ कास्ट कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ विच एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। of population, बिल्कुल, various segments of population find it easier to go for socio-economic upliftment. मतलब social mobility ज़्यादा possible है in urban areas vis-a-vis rural areas, because of which हम लोग देख रहे हैं कि social factor is again a reason because of which large cities tend to attract more migrants than smaller towns. इसके अलावा quality of life पे भी highlight कर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बोल रहे हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब आप टर्मिनोलॉजीज यूज कर सकते हैं, कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, व्हिच विल ऑब्वियसली फेच यू मोर मार्क्स। आप बता सकते हो कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, यू कैन प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ मेट्रो लिंक्स इन दिल्ली, मेट्रो लिंक्स इन
पुणे, कोलकाता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सुपर करेक्ट, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जो कि मैक्सिमम जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है वो तो कैपिटल सिटीज़ या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, तो वो सब आप बात कर सकते हो। एंड दीज आर सम ऑफ द पुल फैक्टर्स व्हिच टेंड टू अट्रैक्ट मोर पीपल। अच्छा, करेक्ट। पुश फैक्टर्स के बारे में भी आप बात कीजिए कि व्हाई इज इट कि स्मॉलर टाउन्स आर नॉट बीइंग एबल टू अट्रैक्ट माइग्रेंट्स। इट इज बिकॉज आप लैक देख लैक ऑफ सकते एम्प्लॉयमेंट हैं इन इकोनॉमी। डेवलपिंग एरिया, डेवलपिंग कंट्रीज में जो स्मॉलर टाउन्स है वहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ना होने के कारण वो सब करेक्ट। स्मॉलर टाउन्स और लार्जर टाउन्स के बीच में जो गैप है वो बहुत बड़ा है, बिकॉज ऑफ विच वहाँ पे इंटरमीडिएट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दैट इज वाई जो भी माइग्रेशन रूरल से अर्बन तक हो रहे हैं वो मैक्सिमम बड़े बड़े सिटीज तक हो रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड विद दिस आंसर। करेक्ट। वो सैटेलाइट टाउन्स का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें, दिल्ली मेरठ वाला एग्जांपल आप डाल सकते हैं, एनसीआर रीजन। मतलब इसको कंक्लूड करने का एक अच्छा तरीका होगा कि आप सोल्यूशन डाल दीजिए कि ठीक है आप सैटेलाइट टाउन्स क्रिएट कीजिए, दैट कुड बी अ सोल्यूशन। दिल्ली एंड सॉरी नेशनल कैपिटल रीजन इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। आप मैप के जरिए दिखा भी सकते हैं कि हाउ फरीदाबाद, गुरुग्राम देव डेवलप द सैटेलाइट टाउन्स टू डीकंजेस्ट दिल्ली। आप इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात कर सकते हैं, व्हिच इज अगेन अ स्टेप बाय गवर्नमेंट टू एंश्योर रीजनल टू एंश्योर दैट देयर इज रीजनल बैलेंस्ड ग्रोथ। आप अर्बन मिशन के बारे में बात कर सकते हैं। दीज आर ऑल स्मार्ट सिटी। स्टेप्स टू डीकंजेस्ट करेक्ट। मेट्रोपॉलिटन सिटीज। आप बाकी कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बात कर सकते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसी तरह आप एक वे फॉरवर्ड भी आपने दे दिया, और प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट which could help in ensuring regional development। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या है, दिस क्वेश्चन वाज अबाउट रीजनल इनइक्वालिटी कि ये डेवलपमेंट कुछ ही पॉकेट्स में लिमिटेड है, ना कि हर जगह। क्योंकि वैसा ही करता है, अर्बन एरियाज के जो मतलब सॉल्यूशंस खोजता है यूपीएससी, या फिर अर्बन एरियाज के प्रॉब्लम्स जो उसके सिलेबस में है, उसी का डेरिवेटिव फॉर्म में इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। अब इसका कॉन्टेक्चुअल अगर आपके पास डेटा है तो आपको अपर एज मिलेगा, जैसा चिरंजीव ने बोला। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये ट्विस्टर्स। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसी के तरह यहाँ पर भी टर्मिनोलॉजी से खिलवाड़ कर रहा है काइंड ऑफ, कि जैसे डेमोग्राफिक विंटर था, तो वहाँ पर टर्मिनोलॉजीज अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो भले ही आपके पास कंटेंट है भी तब भी आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। वैसे ही ट्विस्टर काइंड ऑफ टोर्नेडो से रिलेटेड है, तो वैसे ही कुछ किया है क्या चिरंजीव? या सो अगेन अगर आपको ट्विस्टर का मीनिंग नहीं पता होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट। So basically, tornadoes we all read it in our physical geography syllabus. But the catch was, do you know कि twisters are also tornadoes are also known as twister। वहाँ पे एक गेम था। अगर आपने twister टर्मिनोलॉजी को डेसिफर कर लिया फिर it is again a cakewalk, क्योंकि अल्टीमेटली वो पूछ रहे हैं कि what are करेक्ट। twisters and why most of the twisters occur in the Mississippi plains and in and around Gulf of Mexico। तो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। सो अगर हम लोग फिनोमेना देखें कि या फिर फॉर्मेशन क्यों हो रहा है या फिर द मैकेनिज्म बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ टोर्नेडो देखें, तो यहाँ पे कुछ कुछ प्री कंडीशंस है जिसकी आवश्यकता है। फर्स्ट, उस रीजन में थंडर स्टॉर्म्स होना ज़रूरी है। थंडर स्टॉर्म इज द प्री कंडीशन टू टोर्नेडोज या फिर ट्विस्टर्स। तो थंडर स्टॉर्म्स कहाँ फॉर्म होंगे? कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे कोल्ड एंड जहाँ पे फ्रंट बने। एक्सट्रीम मतलब जहाँ पे एक्सट्रीम रोशनी होगी, इंसोलेशन होगा, ठीक है, करेक्ट। वो दैट इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये होना चाहिए कि दैट रीजन शुड एक्सपीरियंस or should witness the convergence of warm air mass and एंड cold air कोल्ड mass। फ्रंट वाला। तो वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास के कन्वर्जेंस या कोलिजन के बाद क्या होगा? जो कि लेस डेंस वार्म एयर मास है, इट वुड स्टार्ट राइजिंग, करेक्ट। और जो थंडर स्टॉर्म है दैट वुड स्टार्ट रोटेटिंग द अपड्राफ्ट, और इसी रोटेशन को हम लोग टोर्नेडो कहते हैं। अब टोर्नेडो कितना स्ट्रांग है वो डिपेंड करेगा कि उसका फनल कितना लंबा है। तो एज द टोर्नेडो स्टार्ट्स गेनिंग स्ट्रेंथ, वो जो फनल शेप्ड आपको दिखेगा, वो फनल शेप आपका लंबा होता ज़्यादा हुआ दिखेगा। लंबा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, जैसा इस फिगर में भी दिख रहा है ये। बिल्कुल। सो इसी को लेके आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो या फिर आप नॉर्मल पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। सो या फिर दिस इज फ्लो चार्ट में द स्टेप्स दिखा सकते हैं हम, प्रॉपर्टीज मैकेनिज्म का, कैसे अभी चिरंजीव ने जो बताया, अब ड्राफ्ट का क्रिएशन, फिर अब ड्राफ्ट फॉर्मेशन से फनल फॉर्मेशन, राइट। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, जहाँ पे ये पूछा गया था कि व्हाई मेजॉरिटी ऑफ या फिर मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर्स फॉर्म फॉर्म। अराउंड मेक्सिको। करेक्ट। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट मैप जी बिल्कुल। तो क्वेश्चन था कि व्हाई मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर्स फॉर्म अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो यहाँ पे बेसिकली दो रीजंस हैं। पहला, गल्फ ऑफ मैक्सिको के अराउंड जो आपका ग्रेट मिसिसिपी प्लेन्स है,
दैट इज अ लार्ज एक्सटेंसिव प्लेन. तो लार्ज एक्सटेंसिव प्लेन है, वहाँ पे इंसोलेशन भी काफ़ी है. इट लाइज बिटवीन द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ ऑफ कैंसर, कैंसर. करेक्ट। बिकॉज ऑफ वहाँ पे इंसोलेशन बहुत ज़्यादा है और हम्म, लो प्रेशर क्रिएट होता है. तो वहाँ पे थंडर स्टॉर्म फॉर्म होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, विच इज़ द फर्स्ट प्री कंडीशन दैट इज मेट. दूसरा, this region, that is the ones in and around Gulf of Mexico, it experiences convergence of warm and cold air. अब warm air आ रहा है आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको से और cold air आ रहा है आपका रॉकी माउंटेन्स की तरफ से. Now Rocky Mountains, which is a mountain with north south alignment in the western part of USA, वहाँ से आपको cold air आता हुआ दिखेगा और गल्फ ऑफ मेक्सिको से warm air. उसका कन्वर्जेंस के चलते यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन बनता है टॉर्नेडोज या फिर ट्विस्टर्स के लिए. एंड बिकॉज ऑफ दिस, इस पर्टिकुलर रीजन को टोर्नेडो एली भी कहा जाता है, बिकॉज ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं टेक्सास से लेके सादर्न यूएसए में, तो यहाँ पे लगभग 50 से लेके 60 टोर्नेडोज आते हैं, माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग बोथ, पर ईयर. तो इसीलिए इसको टोर्नेडो एली भी कहा जाता है. और दिस वेरी मच एक्सप्लेन्स द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड दिस मच कंटेंट शुड बी एनफ फॉर दिस. आप प्रॉपर्टी भी देख सकते हो टोर्नेडोज में. ये ज़्यादा साइक्लोन जैसा लॉन्ग लिव्ड नहीं होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। होगा, बट विंड स्पीड बहुत ज़्यादा रहता बहुत है, ज़्यादा होगा। which is a very powerful rotating रोटेटिंग system. सिस्टम। और ये कहा जाता है कि कार वार को भी उठा के ऊपर खींच लेता है, क्योंकि जो मूवमेंट होता है इसका, और एंड लैंड वाटर दोनों पे। लैंड वाटर दोनों में फॉर्म होते हैं, हम्म। नॉट नेसेसरी कि सिर्फ वाटर में ही फॉर्म हो. जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होने के लिए वाटर सरफेस की जरूरत होती है, जैसे Correct. कि इंडियन ओशन में फॉर्म हो रहा है, बे 0 ऑफ डिग्री बंगाल के में फॉर्म हो आसपास। रहा है. हाँ, टोर्नेडो लैंड एंड वाटर दोनों में ही फॉर्म हो सकता है. सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड विद दिस आंसर. वंस यू हैव डेसिफर्ड व्हाट इज ट्विस्टर, फिर इट्स अ केक वॉक. टर्मिनोलॉजीज अगर आपने डिसिफर कर लिया तो फिर बाद में काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये ऐसे कंटेंट है जो सभी लोग पढ़ के जाएंगे, जीएस वाले भी, जिनका ऑप्शनल है वो भी पढ़ेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। अब ये क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जनरली या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में के जेंडर इकोनॉमिक रिपोर्ट हो गए, या फिर जो भी जेंडर रिलेटेड रिपोर्ट्स हो रहे थे, या फिर लेबर फोर्स का जो रिपोर्ट आ रहा था, उसमें ये हमेशा हाईलाइट हो रहा था। और लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जेंडर इक्वलिटी, इक्विटी और वुमेन एम्पावरमेंट जो टर्मिनोलॉजीज है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है और बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। तो चिरंजीव कैसे इसको टैकल करेंगे, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को? या सो ऑफन हम लोग ये जो तीन वर्ड्स है, या सॉरी ये तीन जो कीवर्ड्स है, जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, वी यूज देम इंटरचेंजेबली, बट देयर इज अ थिन डिफरेंस बिटवीन दीज कीवर्ड्स. तो वही चेक किया है यूपीएससी ने इस बार. तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है रिगार्डिंग दीज थ्री टर्मिनोलॉजीज, तो इतना मुश्किल नहीं है. We start off with gender equality, which is nothing but equal rights for all genders. For instance, अगर there are equal laws for all the genders, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, this is gender equality. मतलब बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हो गया आपका आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, which ensures that there will be no discrimination on the basis of sex. Caste, sex, gender. That is gender equality. Gender equity is something that is different from gender equality. Equity मतलब क्या है कि अगर आपने कोई affirmative action लिया, कोई affirmative step लिया in favor of a particular gender which has been historically underprivileged or vulnerable, then it could be termed as gender equity. For instance, आपने रिजर्वेशन दिया महिलाओं को in parliament through 106 constitutional amendment act, so that could be termed as gender equity. Now women empowerment is something जो तीसरा टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, which is an extension of gender equity. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, so it is basically an economic angle. यहाँ पे क्या होगा, if you are going for capacity building of women, right, to harness their potential in GDP growth, that could be termed as women empowerment. आप इसके भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया. These are nothing but educational empowerment of women. आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात कर सकते हैं, स्कीम्स लाइक नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन थ्रू व्हिच वी आर एंश्योरिंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आप जिसके लाइन पे आप लिख सकते हैं. सो दिस मेक्स इट वेरी क्लियर. ठीक है, अगर आपने एग्जाम्पल के साथ डिफाइन किया तो इट विल बी वेरी क्लियर टू दी एग्जामिनर कि हाँ इसको पता है, इसने अच्छे से डिफाइन किया व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट. अभी इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग जेंडर कंसर्न्स व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज. तो इसमें आप 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सटेंशिएट योर पॉइंट्स विद एग्जांपल, बिकॉज एग्जांपल्स आर समथिंग दैट विल प्रोवाइड यू एज ओवर अदर कैंडिडेट्स एट द एंड ऑफ द डे.
तो आप करेक्ट। इसमें देख सकते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग जेंडर कंसर्न्स, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। आप उसमें एग्जांपल साइट करो कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स व्हिच इज रिलीज्ड बाय यूएनडीपी, उसमें तो इंडिया का रैंक बहुत कम है, सो दिस वुड बी हेल्पफुल। जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ठीक है, इफ देयर बी जेंडर पैरिटी इन इकोनॉमिक ऑपरेशंस। For example, there is a IMF report which says that if India achieves gender parity in its economy, then we could witness economic growth by 27%. ठीक है, it will also help us in achieving sustainable development goals। आप बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को साइट करो। फॉर एग्जांपल आप एक केस स्टडी भी दे सकते हो, जैसे जल जीवन मिशन के साथ कैसे जल जीवन मिशन would ensure कि women are not exploited merely for fetching water। रीचिंग ठीक वाटर, है, राइट। अब करेक्ट। सकते हैं, ठीक है, SDG 3 और 5, SDG 3 हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ वुमेन, SDG 5 जेंडर जेंडर इक्वालिटी। इक्वलिटी। आप इसको बढ़िया तरीके से दिखा सकते हैं। कंक्लूजन में कोई भी और कोट डाल सकते हो फेमिनिज्म से रिलेटेड, जैसे और डाला है यहाँ पे जीडी या फिर आप गवर्नमेंट पॉलिसी या प्रोग्राम बोल सकते हैं। प्रोग्राम बोल सकते हो। हाँ, ये प्रोग्राम है, ये पॉलिसी है विच द गवर्नमेंट इज टेकिंग फॉर इन द नारी सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, तो हम्म। आप वो भी डाल सकते हैं या फिर एक जेनेरिक कोड भी आप डाल सकते हैं। सो दिस वेरी मच। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि सोसाइटी के हैं, लेकिन पूरा सोसाइटी से आप इकोनॉमिक एंगल पे जा सकते हो। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था माइग्रेंट वाला, वहां भी हमने देखा था कि कैसे इकोनॉमिक पे हम चले गए थे। ये वाला क्वेश्चन जो था, अ, अभी हम ये बता रहे थे ना इस क्वेश्चन में भी, जब जा रहे थे कि कैसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहा था, तो वैसे ही इस या क्वेश्चंस में भी सिंपली जो क्वेश्चंस है कैसे आप सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो आपसे यूपीएससी जानना चाहता है कि आप इंटरलिंक करना करना जानते हो कि नहीं। जैसे डेमोग्राफिक विंटर में भी उसने इकोनॉमिक एंगल पे चीज़ों को लिंक किया था कहीं ना कहीं, कि जो गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स बिल्डिंग ज़्यादा, मतलब टैक्स का प्रेशर आ जाएगा एल्डरली पीपल का, ये सब का सभी चीज़ों को लिंक अप कर सकते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, वो क्लाउड बर्स्ट पे है। ये तो काफ़ी कॉमन फिनोमिनन भी है और इससे पहले भी क्वेश्चंस आए हैं। और जब से मतलब उत्तराखंड का क्लाउड बर्स्ट हुआ है, कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी रहा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश एंड अब एग्जांपल आगे भी देखेंगे आसाम का, जिसमें कैसे अप्रोच करना है इस पे चिरंजीव भी बताएंगे, डिफिनीशन एंड ऑल। सो इस पे दो चीज कर सकते हो आप। इंट्रोडक्शन में यू कैन इधर स्टार्ट विद द डेफिनेशन इफ यू नो। सो आईएमडी का एक डेफिनेशन है क्लाउड बर्स्ट को लेके कि इफ देयर इज 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद इन 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया विद इन एन आवर, तब आप बोल सकते हो कि क्लाउड बर्स्ट। करेक्ट। इधर आप ये लिखिए, आपके पास ये डेटा नहीं है तो आप कोई करेंट इवेंट बता सकते हो लोकल कि इवेंट्स। हिमाचल में जी इस डेट पे क्लाउड बर्स्ट आया था, बिकॉज ऑफ विच ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसा ऐसा आप लिंक कर सकते हो। सो इधर वे इधर यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द करेंट इवेंट और यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द डेफिनेशन इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ द आईएमडी डेफिनेशन। करेक्ट। बॉडी में हम लोग फॉर्मेशन एंड फिनोमिनन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एंड देन we'll go move over to what are the potential consequences of cloudburst, or you can end with a and then you can end with a visionary conclusion, ठीक है। फिनोमेनन में हम लोग डायग्राम के जरिए बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर सकते हैं उसको, एंड चीज़ें बहुत आसान हो जाता है थ्रू डायग्राम्स। एज यू कैन सी यहाँ पे स्टेप वाइज दिया हुआ है कि द फर्स्ट थिंग दैट इज नेसेसरी फॉर क्लाउडबर्स्ट इज एक हिली टेरेन। सो basically orographic lifting करके एक फिनोमेना है which is a precondition for cloudburst, and orographic lifting possible है in mountainous topography और hilly terrains। राइट। so क्या होता है, जैसे जैसे आपका warm moist आई थिंक द वॉइस इज नॉट कमिंग चिरंजीव। आई थिंक वॉइस इज नॉट कमिंग चिरंजीव।